हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्ज़ाम किट। जी हाँ गाइस, और एफए की एग्ज़ाम किट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बाकी चैप्टर भी जैसे जैसे आते रहेंगे आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो मिलती रहेगी। सेक्शन नंबर ए से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन है, पहले सेक्शन ए के करेंगे, फिर सेक्शन बी के करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आपको रिवीजन के लिए वीडियो देखनी है तो मैंने वन शॉट बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर वो तो आप लोगों ने 12th की कॉमर्स में भी करे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको ईजी मिलेंगे अगर आप लोगों की कॉमर्स स्ट्रीम होगी। और बाकी बहुत ईजी है, बस अच्छे से करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट के बारे में पूछ रहे हैं। बैलेंस शीट आप लोगों को पता होगा हमारे में कैसे बनते हैं, इक्विटी होती है, लाइबिलिटी होती है और एसेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये दे रखा है समरी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, नहीं चाहिए तो पीएनएल होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज अ समरी ऑफ कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये तो कैश अकाउंट बन जाएगा। एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, यस ये जो है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यही तो होता है। बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स लिखते हैं, हमारी लाइबिलिटीज लिखते हैं, इक्विटी लिखते हैं, ठीक है। डी में क्या कह रहे हैं, इट इज अ समरी ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ना भैया ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो एसेट एंड एक्सपेंसेस ये तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। समरी ऑफ कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, ये कैश अकाउंट होता है। समरी ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ये जो हमारा होता है वो बैलेंस शीट होता है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर होगा हमारा डी। इट इज़ अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर ग्रुप इज लाइकली टू रिक्वायर द मोस्ट डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो सबसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किस ग्रुप को चाहिए होगी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा हमारे थ्योरी पोर्शन में जो था वो था कि बहुत सारे लोगों बताए हुए थे यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट, ठीक है, मैंने देखो ये सारे जो हैं वो यूज़र तो हैं। यूज़र का मतलब होगा कि हमारे जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब लोग यूज़ तो करते ही हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो है लाइकली टू रिक्वायर द मोस्ट डिटेल, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक एक वर्ड को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आपको पता है एक एक वर्ड से खेल पलट सकता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयज़। देखो सारों को यूज़ तो करना ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूजेज चाहिए होगी वो होगी मैनेजमेंट, यानी कि एंटिटी की जो मैनेजमेंट होगी उनको चाहिए होगा, ताकि वो आगे जाके डिसीजंस ले सकें कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हमारे पास इतने एसेट्स पड़े हैं, लाइबिलिटीज़ इतनी है पे ऑफ करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मैनेजमेंट को जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होगी, गवर्नमेंट जो है वो देखेंगी प्रॉफिट्स, ताकि वो बता सके कि टैक्स वगैरह पे जितने प्रॉफिट लगेंगे, क्योंकि आपको पता है ना जितना प्रॉफिट होता है उतना टैक्स लगता है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस देखती है। लेंडर को देखना होता है कि देखेंगे भाई कि मतलब ये जो है वो अपना पैसा रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ को तो भाई क्या ही है, तो सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट को चाहिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके। ये तो नॉर्मल डिफाइन है, तो ओके सही है, तो पहला तो सही लग रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इंटरनल यूज़, नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है। आप लोगों ने ये अगर चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे दिखा होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो होती है इंटरनल यूज़ के लिए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है। क्योंकि देखो अभी हमने बात करी थी ऊपर, ये गवर्नमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देखती है ताकि टैक्स वगैरह कर सके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बाहर के लोगों के लिए बनाई जाती हैं ज़्यादातर। ये नहीं है कि इसको इंटरनल यूजर्स यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोड्यूस किस लिए की जाती है ताकि बाहर के लोग उसको यूज़ कर दें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि फर्स्ट ओनली। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ओके। सारी ट्रांजेक्शन्स को बुक करना अकाउंट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखो जो हमें कंफर्म नहीं लगता हम उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ताकि इससे बढ़िया भी अगर कोई मिल जाए तो। To provide management with detailed analysis of cost, no. To enable preparation of financial statement that provide information about an entity's financial performance and position. Financial performance जो होता है वो आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो आप बैलेंस शीट होती है। तो ये मेरे को ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। देखो ए के अंदर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स वाली में दिक्कत दिख रही है,
क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन एक बुक ऑफ अकाउंट में कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल भी होती हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। और सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड कर सको, तो इसका ऑप्शन होगा वो सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। ये एक आपको वहाँ पे बुक में दे भी रखा है कि फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरली फॉर एक्सटर्नल यूजर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर प्राइमरली फॉर इंटरनल यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरली किसके लिए होता है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं प्राइमरली किसके लिए होते हैं, इंटरनल यूजर्स के लिए, ओके। तो ये जो है वो तो डिफरेंस बता रहा है, हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंस जो है वो नहीं है। तो ये तो सही बात है, हमने ऊपर भी बात करी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, मैनेजमेंट जो इंटरनल यूजर्स के लिए होते हैं प्राइमरली होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैनेजमेंट खाली इंटरनली करती है और फाइनेंशियल खाली एक्सटर्नली करते हैं, प्राइमरली जो यानी मेन करते हैं वो लोग ये करते हैं, ठीक है। Financial statements are normally produced annually and management accounts are normally produced monthly. ओके, तो ये भी ठीक है यार, ये भी डिफरेंस तो है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन मैनेजमेंट अकाउंट्स, ओके। तो ये जो है वो मेरे को थोड़ा लग रहा है, क्योंकि भाई देखो सबसे पहले जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों जो हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल होती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप कहोगे भाई देखो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं बेकार है, लेकिन हम जो मैनेजमेंट अकाउंट कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ये सब आप पढ़ोगे आगे जाके, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब जिसकी भी कॉस्ट ओवरहेड ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं, तो बेकार है, वो गलत है, ठीक है। तो दोनों अपनी जगह जगह पे ठीक है। तो ये मेरे को जो लग रहा है आंसर जो है वही एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है डिफरेंस की। बाकी डी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स डू नॉट नॉर्मली हैव एन एक्सटर्नल ऑडिट, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उसी जो है वो इसका आंसर सही होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट डिफाइन कर रहा है, सबसे पहले तो ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट, ठीक है, लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। और लाइबिलिटी इज अ लीगली बाइंडिंग अमाउंट ओड टू अ थर्ड पार्टी, आधी अधूरी। लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज आ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये है एकदम सही। जो कि आपकी डेफिनेशन है पूरी बुक से मैच करेगी, आपको देखना है 3 वर्ड जो होते हैं वो मेन होते हैं, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक इकोनॉमिक रिसोर्स और एक रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस एन एक्सपेंस, एक्सपेंस को सबसे बेस्ट डिफाइन कौन कर रहा है, एन एक्सपेंस इज एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। बट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी नहीं लग रही है अभी मेरे को। एक्सपेंस इज एन आउटफ्लो ऑफ एन इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ रिसोर्सेज, ज़रूरी है क्या, अगर आप देखोगे कि ज़रूरी तो नहीं होगा कि खाली परचेज से ही हमारा जो है वो हो। एन एक्सपेंस इज एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्लेम बाय थर्ड पार्टी, हाँ। एन एक्सपेंस इज डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज दैट रिजल्ट इन डिक्रीजेज इन इक्विटी अदर देन दोस रिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिंपल देखो, ये जो है ना ये सारी आपको डेफिनेशन एक बार पढ़नी होगी, तो आप जैसे ही वर्ड देखोगे ना तो आपको समझ जाओगे, या तो एसेट आपका कम हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंस है, या फिर आपकी वो लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार, वही एक्सपेंस होता है, या तो उसकी वजह से मेरा एसेट कम हो रहा है, जैसे कि आप मान लो डेप्रीसिएशन भी एक टाइप का एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, उसकी वजह से मेरा एसेट जो हो रहा है वो कम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको बताती हैं कि क्या एक्सपेंस है क्या नहीं है। देखो बाकी सारी भी एक बारी को अगर जिसने डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी उसको कुछ ना कुछ ठीक लग सकती हैं, लेकिन जो मेन प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो है वो डी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के रिलेशन में जो है वो क्या ट्रू है। अ पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गलत। अ पार्टनरशिप इज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स, ओके, ये ठीक लग रही है। बाकी आगे बढ़ते हैं एक बारी। पार्टनरशिप कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू मेंबर, ना, पार्टनरशिप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। इज एबल टू ओन प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट्स इन इट्स ओन नेम, नहीं भाई, वो अपने खुद के नाम पे थोड़े खरीद सकते हैं, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो इसका आंसर जो होगा वो बी ही सही होगा। और इसके बाद 10th जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू अ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर के रिलेशन में क्या जो है वो सही है। ए सोल ट्रेडर कैन नॉट हैव एनी एम्प्लॉयज़,
ऐसा तो नहीं है यार, एम्प्लॉयज़ अपने अंडर रख सकता है। सोल ट्रेडर का मतलब होता है जो अकेला बिज़नेस का करता धरता होता है, मतलब बिज़नेस को सँभालता है, लेकिन ये नहीं है कि वो एम्प्लॉयज़ भी नहीं रख सकता, एम्प्लॉयज़ वो रख सकता है। तो ये तो पहला पूरा ही गलत है। अ सोल ट्रेडर इज़ एबल टू इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ कैपिटल फ्रॉम बिज़नेस एट एनी टाइम। ठीक है, ये सही लग रहा है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अ सोल ट्रेडर हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती यार उसके पास, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि देखो एक बंदा है वो अकेला अपना बिज़नेस चला रहा है, अगर आने वाले टाइम में कुछ भी प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, बहुत से चांसेस होते हैं कि अकेला बंदा बिज़नेस नहीं चला सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, अगर वो बिज़नेस का जो भी करता है, मान लो 10 लाख रुपए का उसने लोन ले रखा है और वो उसको नहीं चुका पा रहा, तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स वगैरह भी बेचने पड़ते हैं, कि मान लो उसने अपनी गाड़ी खरीदी है या फिर अपना जो घर है उसको मॉर्गेज वगैरह कराना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि उसने बाहर का अगर कुछ भी लोन या फिर कर्जे में डेट वगैरह ले रखा है, तो उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसके पास अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, तो ये भी गलत है। सोल ट्रेडर कैन ऑपरेट अ बिजनेस फ्रॉम ओनली वन लोकेशन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, हर किसी भी लोकेशन से कर सकता है यार, तो इसका आंसर जो होगा वो भी होगा। ओके, सो अब 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैन इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम। ओके, ये मेरे को जहाँ तक है सही लग रहा है अभी तक, और यही कैन नॉट एक्वायर एसेट्स इन इट्स ओन नेम गलत है। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये जो होती है, इनकी पहली बात तो इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि इनके पास जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो मैंने आपको बताया लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि मतलब कंपनी अलग है और जो ओनर है वो अलग है, दोनों को अलग ट्रीट किया जाता है, कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है। तो येस, जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो कंपनी के नाम पर ही होती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए मेरे को अभी तक सही लग रहा है, बाकी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैन नॉट इनकर लायबिलिटीज़, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस बाय सिंपल एग्रीमेंट बिटवीन द फर्स्ट शेयर होल्डर्स। नहीं भाई, तो पूरा अच्छे से एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं, और ऐसा नहीं होता कि इनफॉर्मल बेसिस पे बनता है, फॉर्मल बेसिस पे बनता है, ठीक है। इसके बाद 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अ पार्टनरशिप ऑफ 20% एंड अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विद 20 शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर 20 लोग हैं और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर 20 शेयर होल्डर हैं, जिसमें 5% शेयर होल्डिंग है सबके पास। तो क्या ये सही है? ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन, बोथ पार्टनरशिप्स एंड लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी आर एबल टू ओन एसेट्स इन देयर ओन नेम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, तो देखो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो एसेट खरीद सकती है अपने नाम पे, ठीक है, कंपनी के नाम पे, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो नहीं होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो बिजनेस है, जो ओनर है, वो एक ही बंदा ट्रीट किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। मेंबर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी have the right to participate in the management of that company, whereas partners do not have the right to participate in the management of their partnership। ये जो है वो भी आंसर आपका गलत होने वाला है, क्योंकि जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये जो आप कह सकते हैं ना, पूरा उल्टा लिख सका है। ये वाला क्वेश्चन, सी वाला पार्ट पढ़ो, द पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, वेयर एज मेंबर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वाले हैं वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक एजेंसी थ्रू होती है, जैसे कि मान लो एक शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, ये होते हैं शेयर होल्डर्स, ये जो है वो कंपनी में अपना काम नहीं करते हैं, जैसे कि जो ओनर्स वगैरह है वो अपने अंदर अंडर जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो भी कंपनी का काम वगैरह होता है वो डायरेक्टर करते हैं, तो सारा जो मतलब संभालते हैं कंपनी की, मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, जो वो सब करते हैं, वो कौन करते हैं? डायरेक्टर्स लोग। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, और वहीं पे पार्टनरशिप आपको पता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो नहीं होती है, तो जो पार्टनर होते हैं वही सारा अपना मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। बी जो है वो उल्टा कह सकते हैं, आप उल्टा दे रखा है, जो सी ऑप्शन है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गाइस, तो आपको एक बार समझना होगा, बाकी जितना मैं समझा सकता समझा दिया, कि सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो मेन काम करते हैं, और शेयर होल्डर्स के अंदर जो है वो डायरेक्टर रख लेते हैं, ये ओनर्स होते हैं, ये डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर एक टाइप के ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है बिज़नेस के बारे में, वो सब लोग काम करते हैं बिज़नेस का, ठीक है। और अब जो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट बी इंक्लूडेड
इन अ सोल ट्रेडर्स कैपिटल, ठीक है। तो इन सोल ट्रेडर्स की कैपिटल जो भी मतलब बिजनेस में पैसा लाते हैं तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, इक्विटी, ठीक है भाई। पहले ही आंसर इसका सही होने वाला है। देखो रिवैल्यूएशन, सरप्लस, पर्सनल ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट, ये सब जो है वो मैंने देखा तो यहाँ पर ये सब तो हो ही सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो इंक्लूड नहीं करते हैं हम सोल ट्रेडर के कैपिटल के अंदर, क्योंकि देखो भाई वो अपना बिजनेस चला रहा है, खुद का पैसा ला रहा है, तो उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आ जाएगा, वो शेयर थोड़े इश्यू वगैरह कर सकता है, ठीक है। ये जो होते हैं वो खाली लिमिटेड होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि कंपनी ही शेयर कैपिटल वगैरह जो है वो इशू करती है। तो बाकी सब जो है वो इसका मतलब हो सकता है, और पहले ही आंसर मेरे को दिख गया तो मैंने इसको टिक लगा दिया। बाकी आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको भी एकदम से दिख गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मैं अब थोड़ा सा गाइस पेसअप करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन अगर मैं एमसीक्यूज में हम देर नहीं लगा सकते, आपको पता है पेपर जो है उसके हिसाब से हमें चलना होता है, और एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखने हैं, आपको भी देखने हैं, और थोड़ा सा देखते हैं कि हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो होती है उसमें पेयर में मतलब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, डिविडेंड्स पेड एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, देखो नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर हम शेयर्स वगैरह का ये तो कहीं देख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिविडेंड पेड नहीं होता है। शेयर प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये भी गलत बात है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एक तरफ से आप देख सकते हो, लेकिन शेयर प्रीमियम नहीं मिलता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको कौन सा दिखा है, बी। इसको हम फटाफट से करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा पेसअप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो एमसीक्यूज हैं उसको हमें फटाफट से सॉल्व करना होता है, और मैं समझाऊंगा और साथ साथ सॉल्व करेंगे तो हल्का फुल्का टाइम लगता है। बाकी मेन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना है, मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस एन एसिड। बुक में आप लोगों को एसिड की एक डेफिनेशन मिलेगी गाइस, देखो बिल्कुल सेम टेप देना। देखो मतलब जो भी है मतलब उसके हिसाब से आपको टिक लगाना होगा, एक बार आपको याद करनी होगी, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे ए टू सी जो है वो रिसोर्स ओन्ड बाय द एंटिटी विद अ फाइनेंशियल वैल्यू, ये सब जो है वो आधी अधूरी डेफिनेशन है। मेन जो है इसका आंसर डी होने वाला है, एन एसेट इज ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, जैसे हमने ऊपर लाइबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल किया जाता है एंटिटी के द्वारा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तीन चीज़ें बताई थी, यहाँ पे भी तीन चीज़ें, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है और कंट्रोल किया जाता है एंटिटी के द्वारा, और किसके रिजल्ट से, पास्ट इवेंट से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। तो इक्विटी और कैपिटल एक बिजनेस का क्या डिफाइन करता है। इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ओके, यही मेरे को सही लग रहा है। आगे देखते हैं, इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ बिजनेस, हाँ हाँ। इक्विटी और कैपिटल जो है वो बिज़नेस के वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाता है, नहीं यार। बाकी एसेट्स वगैरह भी तो होते हैं बिज़नेस के अंदर, गुडविल होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, टेंजिबल होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इज़ इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ द बिजनेस एसेट्स, हाँ। इक्विटी और एसेट्स भी तो डालो भाई साथ में। इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, गलत। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसके बाद क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज बीइंग ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ईच पार्टनर हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया कि उनके पास जो होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो ये फॉल्स होगा। पार्टनर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप, गलत बात है यार। पार्टनरशिप पार्टनर जो होता है वो एम्प्लॉय थोड़ी होता है, उसका तो मतलब मेन, अगर एक पार्टनर है, मान लो दो बंदे भी पार्टनरशिप खोल रहे हैं फर्म, तो ये दोनों आपस में पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग ये इक्वल करने वाले हैं, तो वो एम्प्लॉय नहीं होंगे। अपने अंडर जो लोग काम करने के लिए रखेंगे वो एम्प्लॉय होंगे, ये तो मतलब मेन ओनर्स टाइप ट्रीट होंगे ना, ठीक है। ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस, ऊपर पढ़ा था कि पार्टनर्स जो हैं वो अपने मैनेजमेंट को संभालते हैं, कंपनी के अंदर वो अपने डायरेक्टर्स वगैरह को रख लेते हैं, बाकी इसमें जो है वो पार्टनरशिप संभालते हैं, तो ये ट्रू होगा। देयर मस्ट बी अ फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स which specify the respective rights, duties and obligation of the partners to the each other। तो एक फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होना चाहिए साइन हर पार्टनर के द्वारा, जो कि स्पेसिफाई करता है उनके रिस्पेक्टिव राइट, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू द पार्टनर टू ईच अदर। तो ये जो है ना
फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये जो होता है, ये आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ कंपल्सरी नहीं होता है। मतलब वो लोग कहते हैं, यूके वाले कहते हैं, लॉ वगैरह कहता है कि आपके पास होना चाहिए फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन अगर ना भी हो तो चल सकता है। और यहाँ पर देखो देयर मस्ट भी लिखा है, आप लोगों को ना एक एक वर्ड पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देयर मस्ट बी का मतलब है होना ही होना चाहिए, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना ही चाहिए पार्टनरशिप के अंदर आने के लिए, वरना आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल गलत बात है, मस्ट भी नहीं होना चाहिए था। मे भी कहते तो फिर भी हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन मस्ट भी कह दिया तो मतलब गलत, ठीक है। इसलिए शेट में ये भी है फॉल्स होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। इसमें हमें जो है वो बताना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज बीइंग एप्लीकेबल टू आइदर लिमिटेड और पार्टनरशिप, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, हमें वो बताना है कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का या पार्टनरशिप। ऑनर्स और इन्वेस्टर्स में रिसीव अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कंपनी में मिलता है, ठीक है। पार्टनरशिप वगैरह तो वाले लोग जो है वो प्रॉफिट वगैरह बांटते हैं, ठीक है। द बिजनेस कैन नॉट ओन एसेट्स एंड इनकर लाइबिलिटीज इन इट्स ओन नेम, तो बिजनेस जो भी अपने नाम पर लाइबिलिटीज या फिर एसेट नहीं ले सकता उसको कहते हैं पार्टनरशिप। क्योंकि क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और ये लोग होते हैं, ठीक है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल ऑडिट, तो किस चीज़ की एक्सटर्नल ऑडिट नहीं होती, पार्टनरशिप की, कंपनी की जो होती है वो एक्सटर्नल ऑडिट होती है। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब आप समझ सकते हो कि बाहर से लोग आएंगे आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए, जैसे कि बैलेंस शीट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा कि मतलब कंपनी कोई घपला वगैरह तो नहीं मार रही, सब चीज़ें सही से हो रही हैं या फिर नहीं, मतलब फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रही, गलत अमाउंट तो नहीं दिखा रही, सेल्स 5 लाख की हो रखी है, दिखा 10 लाख के रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं कर रही, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको जो है वो पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलती हैं। लोन्स एंड बोरोइंग फॉर द बिजनेस में बी सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो ये जो होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में होता है, क्योंकि जैसे कि हम कोई भी अगर बोरिंग या फिर लोन वगैरह लेते हैं, उसकी जगह पे हम कुछ भी सिक्योरिटी में दे देते हैं, कि लाइक कोई एसेट हो गया उसको आपने दे दिया, ठीक है। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब कि कभी भी इंटरेस्ट वगैरह मतलब फ्लक्चुएट वगैरह करे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो लोन लेते हैं, तो इसका आंसर होगा लिमिटेड लायबिलिटी। जबकि जो पार्टनरशिप होता है उनको क्या करना होता है, फिक्स चार्ज देना होता है, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है फ्लोटिंग चार्ज पे देती है, यानी मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज वगैरह हो सकता है। वही 5% भी लोन लिया, आने वाले टाइम पे वो 5% 4% पे भी हो सकता है, 6% पे भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। Again, 19th question, which of the following aspects of financial and non-financial performance and position based upon information in the annual financial statement is likely to be most relevant। तो देखो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कौन से एक्सपेक्ट्स हैं जो कि पोजीशन बेस करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस इंफॉर्मेशन के बेस पे, इज लाइकली टू बी मोस्ट ऑफ रेलिवेंस ऑफ इंटरेस्ट टू अ बैंक that is considering making a long term loan to a company। इसका मेन मतलब यही है कि अगर मान लो एक बैंक जो है वो आप लोगों को लोन देने वाला है, तो बैंक जो है वो आपकी ऐसी क्या चीज़ को देख के जो है वो आपको लोन दे देगा कि हाँ यार ये वाली कंपनी को मैं लोन दे सकता हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, देखो लोन जो होता है वो ज़्यादातर जनरली जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हम बिजनेस की क्यों देखेंगे, एक बैंक के परस्पेक्टिव से सोचो, ठीक है। सोलवेंसी, येस, सोलवेंसी का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो कितना पे कर सकती है, तो ये मेरे को सही लग रहा है। बाकी सी द टोटल ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, नहीं यार, ये खाली आपने जो शेयर कैपिटल इशू किया हुआ है अगर आप उसके बिजनेस में देखोगे तो उससे कोई ज़्यादा आपको वैल्यू पता नहीं चलने वाली है, ठीक है। वेदर द कंपनी हैज़ मेड एनी चेंजेस इन सीनियर मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर, सीनियर मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप देखो बैंक क्या देखेगा, सॉल्वेंसी देखेगा कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में पे कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो लोन दे देगा, नहीं कर सकता तो नहीं देगा, तो बी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल, वही सेम चीज़ है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि लाइकली टू बी मोस्ट रिलेवेंस और इंटरेस्ट टू अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब पहले आप बैंक के परस्पेक्टिव से सोच रहे थे, अब आप इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से सोचोगे कि आप बिजनेस में आ रहे हो, पैसा आप डालोगे, तो आप लोग क्या चीज़ जो है वो देखने वाले हो, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल बहुत ही गलत है। अगर आप कोई एसेट का कैरिंग अमाउंट देख रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि एसेट्स कंपनी के कितने हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं, ये गलत बात है। सॉल्वेंसी, ये आपको पता चल गया कि बैंक वगैरह देखेंगे, हालांकि ये इन्वेस्टर्स भी देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ये जो है कंपनी कितना पे कर सकती है, लेकिन ये काइंड ऑफ ट्रू है, ज़्यादा आप इसको नहीं देख सकते। बाकी आगे वेदर द कंपनी हैज़ डेवलप्ड न्यू प्रोडक्ट्स टू सेल, नो, क्योंकि नए प्रोडक्ट सेल करने के लिए बनाए हैं या फिर नहीं, उससे पोटेंशियल इन्वेस्टर को क्या दिक्कत आ रही है, उसको तो ये देखना है कि आने वाले टाइम में रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा।
करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। येस, करंट और फ्यूचर सॉल्वेंसी मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म का देखती है। यहाँ पर अब आपको क्या मिल गया, डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कि अभी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कि अभी कितना प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है, नहीं कमा सकती, और आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन रिलेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसिस्टेंसी आपको इसकी भी पूरी डेफिनेशन जो होती है वही आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन सी है, रिलेट टू द प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आप प्रेजेंट करते हो, यानी कि जैसे कि आपको पता है ना कि आप एसेट नॉन करेंट एसेट्स में वो नॉन करेंट जो भी 12 मंथ से लॉन्गर पे होते हैं वो लिखते हो, करेंट एसेट्स में जो है वो आप 12 मंथ से शॉर्टर ड्यूरेशन पे लिखते हो। ठीक है, और उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हो, कैसे क्लासीफाई करते हो, इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर नोट्स। बाद में आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह के बाद नोट्स भी लिखते हैं, नोट टू अकाउंट्स आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू आउट द ईयर एंड फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट, पूरे ईयर के दौरान और उसके बाद उस ईयर के बाद भी जो हम करते रहते हैं वो सेम चीज़ है। कंसिस्टेंसी आप इसको भी कह सकते हो, जैसे डेप्रीसिएशन के आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो कंपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करती जा रही है आने वाले हर साल में। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है। तो यही होती है डेफिनेशन। बाकी बुक में से आपको पता चलेगा कि सी ही इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद 22, which accounting principle is described by the following statement? So it is the threshold quality that requires information is disclosed if it is likely to affect decision made by users of financial statement. तो इंफॉर्मेशन तभी डिस्क्लोज करनी चाहिए जब जो है कोई भी अगर आपका डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करे। तो ये आपका जो है वो कौन सा प्रिंसिपल है, हम लोगों ने प्रिंसिपल काफ़ी जो है वो पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल जो है प्रूडेंस को कहता है यार, अपना लॉस वगैरह जो है वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद मटेरियलिटी। यस, मटेरियलिटी जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जो भी रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो उसको डिस्क्लोज करो। अगर आपकी कंपनी में सेल्स जो है वो मान लो पिछले साल जो थी वो 1 लाख की थी, अब वो हो गई 1 करोड़ की। ठीक है, तो अब आपको इसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, और मटेरियल है, सेल्स तो ऐसी चीज़ है कि आपको लिखनी ही लिखनी है। तो ऐसी चीज़ें जो कि यूज़र्स का डिसीजन इफेक्ट करें, जैसे कि आप लोग देख लो कि कोई भी चीज़ मटीरियलिटी है, तो वापस से जैसे कि अगर आप मान के चलो कि आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से अगर वो चीज़ आपने नहीं बताई होती तो इन्वेस्टर का डिसीजन कुछ और होता। मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप इन्वेस्टर हो, आपका नाम है ए, आप लोग मेरी कंपनी पे आए देखने के लिए कि यार इसका प्रॉफिट जो है ना वो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इसका प्रॉफिट मान लो 5 करोड़ का चल रहा है कंपनी का, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया, गुड, बहुत खुश हो आप। लेकिन मैंने कैसी चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं करी, मैंने कहा कि यार मेरा जो बिज़नेस है ना वो खाली 1 साल के लिए चलने वाला है और उसके बाद मेरा बिज़नेस जो है वो नहीं चलने वाला। या फिर मैंने ऐसे सेल्स में फ्रॉड वगैरह कर रखे थे और सेल्स को ऐसे ही ओवरस्टेट करके रखा था। मैंने अपनी सेल जो थी वो दिखा दी थी 10 करोड़ रुपए की, जबकि मेरी वो सेल्स थी 10 लाख रुपए की। वो थोड़ा ज़ीरो वीरो बढ़ा के दिखा दिया और मेरी कंपनी की सेल ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो गए। तो मटीरियलिटी का मतलब यही होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो आपको डिस्क्लोज़ करनी होती है। अगर वो नहीं करोगे तो सामने वाले यूज़र का जो है वो डिसीजन चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर होगा मटीरियलिटी। गोइंग कंसर्न वही होता है कि कंपनी अगर अभी चल रही है तो आने वाले टाइम में भी चलेगी बिजनेस एंटिटी। कंपनी बिजनेस अलग होती है और वो जो उसका ओनर वगैरह होता है वो अलग होता है। ठीक है, और इसके बाद 23rd, द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ best described by which of the following statement? तो transaction should be accounted for on a consistent basis within an accounting period only। हमने ये पढ़ा था कि accounting period only नहीं होता, उसके अगले ईयर भी आपको करना पड़ता है, तभी तो कंसिस्टेंसी मानी जाएगी, है ना। उसके बाद देखो, ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर, एक अकाउंटिंग पीरियड से अलग पे, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में भी तो होनी चाहिए। देखो ये जो सेकंड है और वो BOT है, देखो दोनों में फ़र्क कितना सा है। ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस और बोथ विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड एंड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। यहाँ पे देखो फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर सारा कुछ सेम है, बस ये देखो ये वाली लाइन जो है ना बोथ विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, बस इतने में डिफरेंस है और इसी से आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। इतना देखो, मान लो ये आपका ईयर है 1 अप्रैल, ठीक है, और ये है 31 मार्च, ठीक है, इतना आपका ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है। तो डी स्टेटमेंट बस ये कह रही है कि ये वाला ईयर इसमें जो करोगे और ये वाले 31 मार्च से लेके आने वाले ईयर्स में जितना कुछ करोगे
वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। और जबकि ये क्या बता रहा है कि जैसे मान लो 31 मार्च से लेके आने वाले टाइम तक जितनी भी आपकी जो भी आप चीज़ें करोगे वो होती है कंसिस्टेंसी। तो बस इतना सा फ़र्क है और इसकी वजह से आपका डी आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो एक एक वर्ड जो है वो आपको सही से पढ़ना होगा। इसके बाद विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? बिजनेस एंटिटी, ठीक है। इसके बाद 25th द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड गाइडेंस ऑन हाउ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पे। इक्विटी कहाँ आती है? फाइनेंशियल पोजीशन पे, ठीक है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। का मतलब होता है कि कंपनी आने वाले टाइम तक चलती रहेगी, ठीक है, बंद नहीं होगी बहुत जल्द। बिजनेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर द इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। देख लो, पढ़ लो भाई। देखो क्वेश्चन को ना आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तभी आपको नॉट एक्सपेक्टेड लिखा है पता चले। आप लोग मतलब कुछ कुछ करते हैं कि एकदम से पढ़ा कि कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर फॉरसीबल फ्यूचर, आने वाले टाइम में चलेगी, चलो इसको टिक लगा दो। नॉट लिखा है, ठीक है। एक एक वर्ड से आंसर बदल जाता है। देयर इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। ओके, ये सही लग रही है। इट इज़ गारंटीड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर द फोरसीबल। गारंटीड, गारंटीड कभी भी नहीं होता है, एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर पूरा अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो कुछ भी चीज़ गारंटीड नहीं है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। बिजनेस विल टर्मिनेट इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी विद इन इट। हाँ, चलता रहेगा। टर्मिनेट मतलब होगा ख़त्म कर देंगे, नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है कि जैसे हम बैलेंस शीट होती है तो उसमें सारी वैल्यू जो है वो पुरानी पुरानी लिखते हैं, नई वैल्यू नहीं लिखते। जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी थी 8 लाख रुपए की, ठीक है। 8 लाख की आपने मशीनरी खरीदी, वो आपने मान लो इतनी 10 साल पहले खरीदी थी। अब उस मशीनरी की वैल्यू क्या ही होगी, लेकिन आपकी जो अकाउंटिंग बुक्स रिकॉर्ड वगैरह हैं उसमें आपने 8 लाख लिख रखी है। तो ये होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। बाकी देखते हैं इसमें हमें क्या बेस्ट एक्सप्लेन करिए हिस्टोरिकल कॉस्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉस्ट ऑफ एन एसेट व्हेन इट वाज परचेज। ओके, यही मेरे को सही लग रहा है क्योंकि जब आप एसेट कुछ खरीदते हो और उसी की कॉस्ट आप रिकॉर्ड कर देते हो उस टाइम, आपने 4 साल पहले खरीदी, 5 साल पहले, 1 साल खरीदे, तो हिस्टोरिकल मतलब पुरानी चीज़ हो गई है, वो आज के ज़माने की नहीं रही। तो ये मेरे को सही लग रहा है। बाकी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन। हाँ, अगर आप एक एसेट को रिप्लेस कर दोगे तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। मतलब मान लो आपके आज एसेट की वैल्यू थी 4 लाख रुपये, आप बाज़ार पे गए और वो एसेट आपको मिल रहा है 3 लाख रुपये का, ठीक है। तो आपको बीच में कॉस्ट कितनी आ गई रिप्लेस करने की एसेट की? 1 लाख रुपये, ठीक है। तो ये नहीं होगा रिप्रेजेंटेड बाय द करंट मार्केट वैल्यू, ये तो फेयर वैल्यू हो गई, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है पुरानी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू का मतलब होता है आज के ज़माने में, मतलब आज के, जैसे कि एक मशीनरी मैंने खरीदी थी 5 लाख की और आज इसकी वैल्यू रह गई है 3 लाख रुपये, तो ये हो गई फेयर वैल्यू। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि आज ये जो है वो कितने में बिक सकती है। 8 लाख की मशीनरी लाया, आज बिक सकती है खाली 2 लाख रुपये की, ठीक है। तो ये मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जो कि ये भी नहीं होता। तो सबसे बढ़िया आंसर है ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 28 बिजनेस included within its closing inventory valuation some goods that were received before the year end। अच्छा, तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें इन्होंने कुछ ऐसे गुड्स इंक्लूड कर लिए हैं जो कि ईयर एंड से पहले होते हैं, ठीक है। बट इनवॉइसेस वर नॉट रिसीव्ड अंटिल द ईयर एंड बट एन एक्रूअल रिकॉग्नाइज। ओके, सो आपको बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर पहले बात आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। इसमें अगर जैसे कि मान लो एक कंपनी जो है वो गुड्स परचेज़ करती है, ठीक है। लास्ट में ईयर के एंड तक उन्होंने गुड परचेज़ खरीदे और क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने उन्होंने जो है वो गुड्स को ऐड कर दिया और अभी तक उनको इन्वॉइस नहीं मिला है। मान लो ये सप्लायर है, उसने सप्लायर का मतलब जिन्होंने हमारे को गुड दिए हैं, ठीक है, इसने हमें गुड्स दिए और इसने अभी तक हमें इन्वॉइस नहीं भेजा, यानी कि बिल टाइप नहीं भेजा जिसमें हमें पेमेंट वगैरह करनी है। लेकिन हमारे पास तो गुड्स आ चुके हैं, तो हमें वो अपनी इन्वेंट्री में लिखने चाहिए। तो हमने अगर वो उसको अपनी इन्वेंट्री में लिख दिया है और अभी तक हमें रिसीप्ट नहीं मिला है, इसका मतलब हो गया ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन जब अकर होती है हमें वो चीज़ तभी लिख देनी चाहिए। अगर हमें आज गुड्स रिसीव हो गए हैं कि हमने एक गुड्स मंगाए थे, हमारी कंपनी मान लो फर्नीचर का काम करती है, फर्नीचर मंगाया था, फर्नीचर आ गया, अभी तक बिल नहीं आया, तो यार फर्नीचर एसेट तो हमारे पास आ गया है ना यार, हमें मतलब गुड्स तो हमारे पास आ गए हैं ना, तो गुड्स आ गए तो वो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा और अपनी जो भी अपने उसमें क्लासीफाई करके लिख दूंगा। और ये होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ जब भी अकर होती है उसको आप तभी लिख देते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 29th विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड सो दैट एसेट्स एंड इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड
वेयर एज एन एक्सपेंस एंड लॉसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड। ओके सो ये सबसे पहली बात तो एकदम पूरी डेफिनेशन पूरी मतलब एक बंदा अगर हल्की सी पढ़ लेगा ना, कुछ भी एक लाइन उसको याद रहेगी तो वो सीधा सीधा टिक लगाने वाला है प्रूडेंस के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन और इवेंट्स ऐसे रिकॉर्ड करो ताकि एसेट और इनकम ओवरस्टेट ना हो सके और एक्सपेंसेस और लॉसेस अंडरस्टेट ना हो सके। साफ सीधी सी बात ये है कि अगर आपको आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि यार आपका फ़ायदा होने वाला है तो उसकी ऐसी तैसी करो, अब उसको हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये है कि अगर आपको आने वाले टाइम में लॉस होने वाला है, आपको ज़्यादा खर्चा करना है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यही बात कह रहे हैं कि एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके बिज़नेस को 5 लाख रुपए का फ़ायदा होने वाला है, तो वो आप ये मत करो कि अभी से अपने एसेट्स और इनकम वगैरह को 5 लाख से बढ़ा के दिखा दो, ठीक है? ऐसा मत करो। लेकिन अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है या जितने का भी हो, 5 लाख का ही मान लो, ठीक है? 5 लाख का ही नुकसान होने वाला है, तो आप इसको रिकॉर्ड करो और अभी से पहले आप इसको लॉस की तरह ट्रीट करने लग जाओ कि आपको आने वाले टाइम में एक्सपेंस हो रहा है। तो प्रूडेंस यही कहता है यार कि आपको पता ही है आने वाले टाइम में लॉस हो रहा है तो अभी रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर इनकम या फिर प्रॉफिट वगैरह लगता है तो वो मत रिकॉर्ड करो, ठीक है? इसके बाद 30th, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स विच विल हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द एलिमेंट्स। दो इफेक्ट होते हैं, तो इसमें आपको साफ साफ आंसर कौन सा दिख रहा है, डुअलिटी, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो दो इवेंट दो दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, डुअलिटी कहेंगे। इसके बाद 31st, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कमर्शियल सब्सटेंस रेदर देन इन स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्म। इसका जो आंसर है वो हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप वो शेयर्स बनाते हो, रिडीमेबल शेयर और इररिडीमेबल शेयर, ठीक है? ये प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ही आते हैं। आपको पता होगा ना, एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जिनको ज़्यादा प्रेफरेंस वगैरह मिलती है, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है डिविडेंड के टाइप में, ठीक है? तो एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल शेयर्स ऐसे होते हैं कि आज हमने इनसे पैसा खरीद लिया, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, शेयर्स की तरह। शेयर्स आती है हमारी इक्विटी के अंदर, ठीक है? लेकिन जो रिडीमेबल शेयर्स होते हैं उनसे हमने पैसा लिया और आने वाले टाइम में वापस देना होता है। तो ये तो एक टाइप से हमारा लोन हो गया ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज आपसे 10 लाख रुपये मांग रहा हूँ और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मैं आपको 5 साल बाद लौटा दूंगा, तो ये तो एक टाइप का लोन ही हो गया। तो इसको ट्रीट करना चाहिए मेरे को एक लोन की तरह, यानी कि डेट की तरह। लेकिन मैं इसको ट्रीट करता हूँ इक्विटी की तरह। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर जो चीज़ का जैसा नेचर है उसको वैसे ही ट्रीट करो, जैसे कि हम प्रेफरेंस शेयर को मतलब इक्विटी में रख देते हैं। लेकिन इसका लीगल फॉर्म क्या है, ये है एक डेट, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इज करेक्ट। तो अगर आपने प्रूडेंस करा है तो क्या स्टेटमेंट जो है वो इसमें आपको करेक्ट दिख रही है? इट मीन्स दैट एसेट्स एंड इनकम आर नॉट अंडरस्टेटेड। ओके सो आगे बढ़ते हैं। एसेट्स और इनकम अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ओवरस्टेट होता था ना, क्योंकि एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट नहीं करनी, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है? तो ये तो गलत होगा। इट अलाउज फॉर द ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ, हाँ अंडरस्टेटमेंट, और अलाउ तो करता ही नहीं है यार, ठीक है? इट रिक्वायर्स एसिमेट्री बिटवीन द रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ लाइबिलिटी। एसिमेट्री मतलब अलग अलग चीज़ दिखाता है कि अगर एसेट बढ़ेंगे तो लाइबिलिटी जो है वो कम होने वाली हैं। तो इट रिक्वायर्स कॉशन व्हेन मेकिंग जजमेंट्स अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। यस, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो डी होने वाला है, ठीक है? तो पहले आप क्वेश्चन देख लो कि हमने अगर कंसर्न एक्सरसाइज हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को लगा दिया है अपने बिजनेस के अंदर, तो क्या चीज़ जो है वो हमें ज़रूरी है रखना। तो इसका मतलब यही है कि हमें जो है वो थोड़ी कॉशन बरतना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए कि यार अनसर्टिनिटी के अंदर हमें जो भी है जजमेंट्स वगैरह, जैसे आने वाले टाइम में हमें लगता है कि यार हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो व्हेन मेकिंग जजमेंट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टिनिटी, कि कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, तो अगर जब भी आप प्रूडेंस लगाओ तो आपको ये सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। तो इनमें से आपको कोई करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट गारंटीज दैट अ बिजनेस विल, गारंटीज चलो गलत। अब मैं आपको थोड़ा ये भी देख लो कि यार कैसे एमसीक्यू पे फटाफट गारंटीज, ठीक है? पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गारंटीज आता ही नहीं, एक्सपेक्टेड होता है। टू comply with the law the legal form of a transaction must always be reflected in the financial statement। अगर आपको लॉ के साथ कंप्लाई करना है तो लीगल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड। मस्ट ऑलवेज भी नहीं होता है यार। देखो, अगर आपको लगता है कि जो भी लीगल फॉर्म है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमने पढ़ा है, तो वो हम लिखते तो इक्विटी के अंदर ही है ना। अगर वो डेट की तरह उसका लीगल फॉर्म है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मस्ट ऑलवेज नहीं होता है यार, ठीक है? मस्ट ऑलवेज का मतलब हो गया कि हर बारी करना ही करना है, जो कि गलत बात है। इफ़ अ नॉन करंट एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज एट अ कॉस्ट इज रिवैल्यूड द सरप्लस मस्ट बी क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। गलत।
ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाइज चल रहे हैं, पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिक्कत मतलब आपने एसेट खरीदा 8 लाख रुपए का, आज उसकी वैल्यू हो गई है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो यानी कि आपका 2 लाख रुपए का जो है वो आपको फ़ायदा हो गया। ठीक है, 2 लाख का फ़ायदा हो गया, तो ये जाता है आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस में ये जाता है आपका, और ये जो होते हैं हम वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पर जो है वो बना देते हैं उसके नीचे ही कि ये जो है वो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में है 2 लाख रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे कैश फ्लो लिखा हुआ है, तो ये जो है वो गलत हो गया। इसके बाद तो आपका लास्ट ही आंसर बचा है, इन टाइम्स ऑफ प्राइसिंग प्राइस द यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग टेंड्स टू अंडरस्टेट एसेट्स एंड ओवरस्टेट प्रॉफिट। ये भी बहुत ही अगर आपको एक कॉन्सेप्चुअल वाइज समझना हो तो देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, इट इज़ इन टाइम्स ऑफ, अगर मान लो इन्फ्लेशन का टाइम है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो मतलब इन्फ्लेशन चल रही है। तो मान के चलो हमने एक एसेट ख़रीदा 8 लाख रुपए का। ठीक है, और इन्फ्लेशन चल रही है, मतलब प्राइस महंगे होंगे, तो आज के टाइम पे एसेट मतलब मान के चलो 9 लाख रुपए तक का हो गया, क्योंकि हाई प्राइसिंग है, मतलब सारी चीज़ें महंगी बिक रही हैं। तो टेन टू अंडरस्टैंड एसेट्स एंड ओवरस्टेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज की वैल्यू कितनी चल रही है, 9 लाख की, और मैंने एसेट कितने का ख़रीदा, 8 लाख का। इसका मतलब मेरा एसेट जो है वो कम दिखा रहा है, क्योंकि हाई प्राइस का टाइम चल रहा है। एसेट बाहर के ज़माने में देखो तो 9 लाख रुपए का है, लेकिन मेरी बुक में कितने का रिकॉर्ड हुआ है, 8 लाख रुपए का। तो मेरे एसेट जो हैं वो कम की तरह हो रहे हैं, एसेट जो हैं वो अंडरस्टेट हो रखे हैं, जबकि प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो रखे हैं। क्योंकि अगर मैं इसको आगे जाके बेचूंगा तो वो मेरा बिकेगा कितने का, 9 लाख रुपए का। मार्केट वैल्यू कितनी है, 9 लाख रुपए की, तो मेरे को 8 लाख के एसेट पे 9 लाख का बेचा, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो डी आंसर जो होगा वो मेरा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये था पूरा मेरा मेरा मोटिव यही है कि यार गाइस आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्चुअल वाइज समझाऊँ, ताकि थोड़ा देर लग जाए तो कोई बात नहीं। हालांकि देखो इसमें क्वेश्चन 46 ही हैं, और 34 पर हम 40 पर पहुँचे हैं, तो 40 मिनट्स में तो कोई दिक्कत की बात नहीं यार। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर सको। Which of the following statement best explain the principle of faithful representation in relation? Faithful representation का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है, presented any way but that is considered appropriate, presented in such a way to maximize profit for the year। ये तो मतलब कुछ भी ऐसा कह रहे हैं ना, कुछ भी लिख दिया इन लोगों ने, वैसी टाइप की चीज़ें हो गई यहाँ पर। ट्रांजेक्शन presented in such a way to maximize asset values in statement of financial position। अरे कुछ भी लिख रहे हो यार। Represented to reflect their commercial substance of a transaction rather than their legal form। yes, ये जो होगा इसका 34 का जो डी है ना, ये होगा आपका सही आंसर। क्योंकि ट्रांजेक्शन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करो ताकि उनका कमर्शियल सब्सटेंस दिखे ट्रांजेक्शन का, ना कि उनका लीगल फॉर्म। इसका मतलब यही है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया था कि जैसे वो हमारा रिडीमेबल शेयर है, वो होता क्या है, डेट, मतलब लोन की टाइप का ही हो गया ना, कि हमने मतलब एक बंदे से पैसे लिए, आने वाले टाइम में देने हैं, लेकिन हम उसको दिखाते हैं किस तरीके से, इक्विटी। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यही होता है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही दिखाओ। अगर वो इक्विटी के अंदर आता है तो उसको आप इक्विटी में दिखाओ, आप उसको डेट में नहीं दिखा सकते। ये होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। Which accounting concept requires non-current asset to be valued at cost, less accumulated depreciation rather than at their enforced saleable value? तो अगर आपको एक नॉन करेंट यहाँ पे आपने एसेट लिखा, उसके साथ में आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर ये आपकी उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो ये कौन सा कहता है आपको दिखाने के लिए, ये आपको कहेगा गोइंग कंसर्न, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं, आप ये मतलब डेप्रिसिएशन आने वाले टाइम की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, कि आपने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, आने वाले टाइम में कितना लग सकता है। ठीक है, तो इससे आपको गोइंग कंसर्न वाला जो है वो कहता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके बाद आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, इनमें से आपको फंडामेंटल और इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो ये आप लोगों ने पूरी बुक में आपको बता रखे थे ना कि फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ये होते हैं, इनहेंसिंग ये होते हैं। तो देखो कंपेरेबिलिटी ये होता है इनहेंसिंग, फेथ टाइमलीनेस ये जो होता है ये भी आपका इनहेंसिंग होता है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका फंडामेंटल होता है, और अंडरस्टैंडेबिलिटी जो होता है वो भी आपका ये होता है इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 37th क्वेश्चन जो कि है वो आपका अकॉर्डिंग टू ISB की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक दैट इन्हेंस दैट यूज़फुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो यूज़फुलनेस बढ़ा देती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की? अगर रेलिवेंस हो तो ऑब्वियसली नो होगा, यस होगा। आप गेस करो, देखो अगर आपका रेलिवेंस होगा तो अगर आप इंफॉर्मेशन यूज़फुल होगी तो वो बढ़ाएगा या फिर नहीं बढ़ाएगा?
ये होगा नो। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन बनने में बस ये होगा था कि यार यहाँ पे इनहेंस मतलब हो गया इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। बाकी इसमें ये होगा, और हम पहले यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं इनहेंसिंग करेक्टरिस्टिक। फंडामेंटल में दो आते हैं, एक होता है रेलिवेंस और एक होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि मतलब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया। रेलिवेंस का मतलब होता है जो चीज़ जिससे रिलेट करती है, मतलब उसी हिसाब से डालो। अगर हमारी कंपनी में वो चीज़ का काम ही नहीं है तो वो रेलिवेंस नहीं है, तो वो चीज़ करके क्या करना। मतलब रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि जो अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं वही डालो। बाकी इनहेंसिंग में आगे आपको वो मिलते हैं कंपेरेबिलिटी, एक होता है वेरीफाइबिलिटी, और एक होता है टाइमलीनेस, और एक होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। तो ये चार आपको इनहेंसिंग में दिखते हैं और फंडामेंटल में आपको ये दो दिखते हैं। तो इसी हिसाब से पूछ रहा है, ऊपर भी देख लो हम लोगों ने ये जो करेक्ट करे थे इनहेंसिंग में क्या क्या किया था, कंपेरेबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जो था वो कहाँ था, फंडामेंटल में। वैसे ही यहाँ पे इनहेंसिंग का पूछ लिया है कि कौन कौन सी इनहेंसिंग है, तो हमको यहाँ पे बस येस और नो बताना है, ठीक है। तो रेलेवेंस जो है वो हमारा इनहेंसिंग में नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। कंपेरेबिलिटी इनहेंसिंग में आता है तो मैं येस कर दूंगा। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल में आता है तो इसको भी नो कर दिया। वेरीफाइबिलिटी इनहेंसिंग में आता है तो इसको येस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करने हैं, और मेरे इससे थोड़ा क्वेश्चन में मैंने गलत पढ़ लिया था तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत हो गया। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, क्या कर सकते हैं अब। 38 क्वेश्चन आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स आर टू फंडामेंटल, ओके ओके, रेलिवेंस और प्रूडेंस नहीं होता, रेलिवेंस और फेथ, ठीक है। बी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, ओके। तो रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ही होते हैं फंडामेंटल दो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखो वही मैंने जो आपको ऊपर चीज़ें बताई वही आपको याद होगी, तो बाकी आगे सारे क्वेश्चन वही हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी किस में होती है, इनहेंसिंग के अंदर होती है, ठीक है। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन किसमें होती है, फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं यार, मतलब अगर आपको एक चीज़ याद है तो आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर हम उसके बाद आगे बात करें कि यहाँ पर क्या दे रहा है, विच टू द फॉलोइंग आर द इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक बताना है। कंपेरेबिलिटी और टाइमलीनेस होता है, रेलिवेंस होता है, वो फंडामेंटल होता है। गोइंग कंसर्न तो आपका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है यार, तो कंपेरेबिलिटी और टाइमलीनेस जो होगा वो इसका आंसर होगा एकदम करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन से हैं, एक होता है रिलेवेंस, एक होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रिलायबिलिटी कुछ नहीं है। वेरीफाइबिलिटी भी जो है वो आपका इनहेंसिंग में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आसान आसान क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। बीच में थोड़े बहुत हल्के बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बाकी तो सही थे क्वेश्चन, आंसर इतने मुश्किल नहीं थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन कौन सा है, रिलायबिलिटी है ना, और रेलिवेंस है, रिलायबिलिटी नहीं है, सॉरी। अब देख रहे हो भाई, एकदम से उत्साहित अगर बंदा हो जाए तो क्या ही दिक्कत आ जाती है। तो खाली फर्स्ट ओनली होगा जो कि होगा खाली रेलिवेंस, ठीक है। तो आप भी अगर एकदम से आसान आसान क्वेश्चन देखो तो एकदम से हावड़ दावड़ में, मतलब ठीक है, गलत मत कर देना क्वेश्चन, आराम आराम से पढ़िए करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनहेंसिंग क्वालिटेटिव। वापस से इनहेंसिंग पूछा है, एक तो वेरीफाइबिलिटी होता है, एक होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। हिस्टोरिकल कोर्स तो भाई कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिटी भी कॉन्सेप्ट है, तो ओके। तो मटेरियल, वेरीफाइबिलिटी और वो अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ रेलेवेंस। रेलेवेंस की डेफिनेशन बताओ। तो ये पूरी बुक में ही आपको दे रखी है, इसका जो होगा वो ए पार्ट ही इसका सही आंसर है। इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ़ इट हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूज़र। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे एक यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो हमारे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी सारी जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये पूरी बुक में आपको दे रखी है रिलेवेंस की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जैसी है वैसी रहेगी, तो ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंस, ठीक है। तो रेलिवेंस की कौन सी डेफिनेशन होगी, देखो 44 में क्या लिखा है, प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंस। 45 44 दोनों सेम सेम क्वेश्चन है, वट, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, बुक में दोनों ही सेम क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर यही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना, और मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है बी। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट इट इज़ प्रेजेंटेड विदाउट बायस एंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस यानी कि वही कि क्या डेट है क्या इक्विटी है, उससे नहीं, जो भी चीज़ है वो उसकी कमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। 46 क्वेश्चन से 48 मिनट लगे, और जिस हिसाब से हम कहते हैं यार कि
ठीक है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं अब देखो, थोड़ा बहुत समझाने-वमझाने में भी थोड़ा टाइम, अगर मैं कह रहा हूँ पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। और कोई दिक्कत हो तो यार कमेंट्स में पूछो, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और वो की पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, वन शॉट देखने वन शॉट भी अवेलेबल है, वो भी देखो, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।